Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है हमारा जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का माइंड मैप। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा चैप्टर था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हमारा रिटन डॉक्यूमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? हमें ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स देता है कि हमारी कंट्री पीसफुली गवर्न हो सके और जो हमारी कंट्री के सिटीजन है खुशहाल होकर जी सके। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। फंडामेंटल राइट्स देखे थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो सारी चीजें देखी थी कि फेडरलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी, जिनको हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू दोबारा से रिकॉल करेंगे फटाफट से, क्योंकि माइंड मैप है, रिविजन जैसा ही होना है। पहले तो आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। क्लियर? यहां पे क्या दिख रहा है आपको? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हम संविधान संविधान बोलते हैं हिंदी में, बट व्हाट संविधान है ना? कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग ऑफ क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब? ये क्या होता है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है? ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसमें क्या लिखे होते हैं? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये क्या होते हैं? रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें क्या लिखा होता है? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स किस काम आते हैं? विच गवर्न्स आवर कंट्री, है ना, जो हमारी कंट्री को गवर्न करते हैं। इनके थ्रू हमारी कंट्री कैसे ऑपरेट होती, कैसे चलती, कैसे रहते हैं हम पीसफुली, खुशहाल तरीके से, शांतिमय तरीके से। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ये है रिटन डॉक्यूमेंट्स। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लिखित में डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो किस काम आते हैं? हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए। एक प्रॉपर चीजें मेंशन रहती कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। इसमें हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स दिए होते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी हमें हार्म ना पहुंचाए। क्लियर हुआ? तो अब देख लेते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। मीनिंग देख लिया, अच्छी बात है। नीड क्यों है? जब हम बोल रहे हैं कि इसमें रूल्स प्रिंसिपल्स होते हैं कि कंट्री पीसफुली गवर्न हो सके, तो ऑब्वियसली यूजफुल होता है ना। इसीलिए इसकी नीड होती है कि किसी भी प्रकार का केओस ना हो। पता चले हमारे जो है जनता जनार्दन या हमारे नेशन में केओस हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे, दंगे फसाद हो रहे, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेज आउट आइडियल्स फॉर द कंट्री। ये क्या करती है? कंट्री के लिए आइडियल्स बताती है, मतलब जैसे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, तो ये बताती क्या होनी चाहिए, कैसी एक आइडियल कंट्री होनी चाहिए। कैसी होती एक आइडियल कंट्री? जहां पे सब कुछ सुख शांति से रहे। ऐसा नहीं कि आए दिन दंगे फसाद चल रहे। देखो, ऐसा नहीं कि 100% सब कुछ बहुत अच्छा है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह दिक्कतें होती हैं, लेकिन कैसी रही चीजें, कैसी होंगी चीजें? एक थोड़ा सा आइडियल फॉर्म रहे हमारी कंट्री का कि भाई सब कुछ अच्छा है, सही है। टेल्स अबाउट फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी, है ना, सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर को बताती है ना, हमारे समाज के जो है, हमारा समाज है, सोसाइटी, उसका मौलिक नेचर, कि क्या एक प्रॉपर तरीका होता है, कैसी होनी चाहिए सोसाइटी, कैसा होना चाहिए समाज। क्लियर? सर्व एज द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर सिटीजन्स। ये क्या करता है? इसमें रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं ना,
क्या होते हैं? रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। ये जो रूल्स और प्रिंसिपल्स बने होते हैं ये हम लोगों के लिए ही बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? ताकि हम न्याय को, रूल्स को फॉलो करें और हमारा जो देश है पीसफुली गवर्न हो सके, है ना। हर कोई उन रूल्स की जो है इज्जत करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करे, है ना। अगर उसमें लिखा है कि भाई हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना तो नहीं करना। अगर भेदभाव नहीं करेंगे यानी हमारी कंट्री कैसी रहेगी? पीसफुल रहेगी। अब अगर ऐसे कोई रूल्स ही ना हो कि भाई करो, भेदभाव करना है ना, करो, एक्सप्लॉयटेशन करो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रीडम छीन लो, तो क्या हम सुख शांति से जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो इसमें क्या दिए रहते हैं? ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स हम लोगों के लिए, ताकि हम खुशहाल तरीके से रह पाए, हार्मनी में रह पाए और सब कुछ अच्छे से हो पाए। Tells about the basis of the way in which the citizens want the country to be governed. ये क्या बताते हैं? इस तरीके के चीजों को बताते हैं, which the citizens want the country to be governed, है ना। जो citizens चाहता है कंट्री से, मतलब अगर इसमें जो तरीके होते हैं ना, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो बेसिस होते हैं जो क्या बताते हैं हमारी कंट्री किस तरीके से गवर्न होनी चाहिए, किस तरीके से हमारी कंट्री। देखो मैं चाहूँगी ना कि मेरा देश अच्छा है, आज़ाद हो, फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, है ना, लोगों की रिस्पेक्ट करें, अलग अलग रिलीजन की, कास्ट के लोगों के साथ हार्मनी में रहे। तो हम ऐसे ही देश चाहते हैं। तो ऐसे ही देश बनाने में कौन मदद करता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स प्रिंसिपल्स होते ही ऐसे कि कोई किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना हो और देश में हार्मनी बनी रहे। इंक्लूड्स दी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, इसमें गवर्नमेंट के टाइप्स भी इंक्लूड होते हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट कैसी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट के इवन अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग लेवल भी हैं, ताकि सब डिपार्टमेंट या सब लेवल या सब ऑर्गन अपना अपना काम अच्छे से कर पाए। प्लेज एन इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मैं बात करूं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी कई बार मैं बता चुकी हूं कि इस टर्म का मतलब क्या होता है, जब जनता क्या करती है? डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी पावर ऑफ द पीपल, है ना, जनता का रूल, जनता के पास जब पावर होती है। प्रिवेंट्स टिरनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी, ये क्या करती है? डोमिनेशन की जो मेजॉरिटी क्या करती है? माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे, उससे क्या करती है? बचाती है, प्रिवेंट करती है। क्या करती? प्रिवेंट करती है टिरेनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द टू दी ऑफ अ माइनॉरिटी, कि मेजॉरिटी क्या करे? माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे। अब सही बात है, होता है ना, लगता है कि अरे मैं बड़ा हूं या हम ज्यादा हैं तो इन माइनॉरिटी को हम तो डोमिनेट कर सकते हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनको उठने नहीं देंगे। तो ये सब ना हो पाए, तो इस चीज से बचाने के लिए, बचाव करने के लिए भी क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है हमें? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू फ्रीडम या राइट टू इक्वालिटी देता है। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब यानी इक्वल राइट। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन माइनॉरिटी में है, हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन मेजॉरिटी में, हमें सिर्फ मतलब किस चीज से? हमें मतलब है कि भाई हम कानून के सामने सब एक बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सब एक बराबर है, सबके लिए बराबर फंडामेंटल राइट्स है। क्यों करा हुआ है ऐसा कि जो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी को डोमिनेट ना कर पाए। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन रॉन्ग डिसीजंस, कई बार हम ऐसे फैसले लेना चाहते हैं, हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि यार मैं चोरी कर लूं, मेरे पास पैसों की कमी, मैं मर्डर कर लूं या मैं ऐसा कुछ भी कर लूं, तो हमें 10 बार सोचने पर मजबूर भी करती है कि नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना। अगर मैं किसी पे अत्याचार कर रही हूं तो मैं ऐसा ना करूं। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भाई सबका मौलिक अधिकार है, हम किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो मैं उस चीज को 10 बार सोचूंगी। तो ये रूल्स प्रिंसिपल्स बनाए किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। किसके थ्रू मिले? हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? ये हमारी कंट्री को आइडियल बनाने के लिए ऐसे प्रिंसिपल्स देता है ना। ये फंडामेंटल नेचर है हमारी सोसाइटी का, इसके बारे में बताता है। ये क्या करता है? रूल्स और प्रिंसिपल्स देता है सिटीजन्स के लिए, ताकि जो नागरिक हैं देश के वो क्या करें? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और हार्मनी में रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ठीक है। इंक्लूड्स द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की टाइप्स को भी इंक्लूड करता है। प्लेज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? मेजॉरिटी माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट ना करे, ठीक है, उन पर हावी ना हो, तो उससे भी बचाव करता है, बचाता है। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन रॉन्ग डिसीजंस, कुछ रॉन्ग डिसीजन से हमें प्रोटेक्ट करने में क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है, कि अगर कहीं हम कुछ भी ऐसा गलत सोचें या कभी भी दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा हो तो हम वो ना करें, उससे हमें बचाने का काम कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छा है ये, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे।
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या क्या हैं, तो देखो कितने प्यार से कितने अच्छे से बने हुए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सेक्युलरिज्म होता है, फेडरलिज्म होता है, सेपरेशन ऑफ पावर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर। अब इसमें सेपरेशन ऑफ पावर में भी तीन तरीके से कैसे इसको डिवाइड किया है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब अगर यहां से शुरू करें फंडामेंटल राइट्स, तो यानी हमारे बेसिक मौलिक अधिकार, जिनमें क्या होता है हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, और क्या होता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं किनसे, कि कोई भी सिटीजन, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी स्टेट हमें हार्म ना पहुंचाए। तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, क्या होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या चीज हो सकती है आप बताओ, क्या लगता है आपको। हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ये होता है क्या कुछ, या हम बोल रहे हैं सेक्युलरिज्म क्या होता है। देखो ये अच्छा है, दोनों ही अच्छे पॉइंट है। अगर मैं बात करूं किसकी, सेक्युलरिज्म की, इसका बता देती हूँ, है ना। देखो सेक्युलरिज्म में ये होता है कि जब स्टेट की पावर रिलीजन से अलग रखती है खुद को, स्टेट पावर क्या करती है खुद को धर्मों के मामले में, ना तो किसी पर्टिकुलर एक धर्म को प्रमोट करती है, ना किसी एक रिलीजन को ऐसा करेगी कि भाई नहीं यार हमें इसको हटाना है, ऐसा कुछ नहीं, दूर रखती है, डिफरेंस बना के रखती है कि भाई हमें तो दूर ही रहना है इनसे। तो ये क्या हो जाता है सेक्युलरिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, जब एक से ज्यादा हमारे पास गवर्नमेंट होती है, एक से ज्यादा गवर्नमेंट होती है, मतलब जब हमारे गवर्नमेंट के लेवल होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आपको बताऊं, यहां से शुरू करूं, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट टू फ्रीडम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और क्या हो जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और क्या है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और क्या हो जाएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और क्या होता है हमारा 6 नंबर पे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। 6 नंबर पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहीं पे लिख देती हूँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये हमारे राइट्स होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन मैंने जस्ट बता दिया आपको कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फिर और किसके बारे में बात करी यहाँ पे मैंने, सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है, व्हेन स्टेट पावर, जब क्या होती स्टेट पावर सेपरेट्स itself from religion, जब ये क्या करके रखती खुद को रिलीजन से, या रिलीजियस मैटर रिलीजन से अलग करके रखती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्युलरिज्म, है ना, कि किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। उसके बाद फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में क्या होता है हमारा, मोर देन one level of government, more than one level of government,
जब हमारे पास जो गवर्नमेंट होती है एक से ज़्यादा लेवल की होती है, ठीक है, वो होती है सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे पास दिया ही हुआ है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। जुडिशरी क्या काम करती है? ये काम करती है टू ये लॉज को इंटरप्रेट करने का काम करती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? टू एग्जीक्यूट दी लॉज, ये लॉज को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। लेजिस्लेचर टू मेक दी लॉज, ये क्या करती है? कानून को बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये हो जाती है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सब समझाऊंगी मैं। और यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसमें क्या होते हैं? ऐसे प्रिंसिपल्स रहते हैं, गाइडेंस टाइप का रहता है कि क्या करना चाहिए, ये जो हमारी प्रॉब्लम है पॉवर्टी वगैरह, इनसे कैसे डील करनी चाहिए, इन चीजों को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सब होते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब एक तरीके से निर्देश देते हैं, सहायता करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो ये हो जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन की फीचर्स। क्लियर हुआ? आया समझ में? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। एक काम करती हूँ, इसको हटा देते हैं, इसको एक्सप्लेन मैं करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि फीचर्स क्या क्या होते हैं। आगे बढ़े, चलो देखो सेपरेशन ऑफ पावर। अगर हम बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर की, कि सेपरेशन ऑफ पावर में क्या आ जाएगा, क्या आएगा सेपरेशन ऑफ पावर में? देखो इसमें ये होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं ना, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, या यहीं लिख देती हूँ। गवर्नमेंट के क्या होते हैं? 3 ऑर्गन होते हैं, 3 अंग जिन्हें हम कहते हैं। क्या क्या हो जाएगा? फर्स्ट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर हो जाएगा। सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी। थर्ड क्या हो जाएगा? जुडिशरी हो जाएगा, है ना। तो 3 ऑर्गन से हमारे गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि सेपरेशन ऑफ पावर से इसका क्या लेना देना? देखो लेजिस्लेचर का काम होता है जो कानून बनाती है, ठीक है। कुछ भी लॉज हैं, कुछ भी चीज़ों मतलब कानून बनेंगे, न्याय जो भी होगा बनेगा देश के हित के लिए, यहाँ बनेंगे। एग्जीक्यूटिव क्या करती है कि जो भी कानून यहाँ पे बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कानून बनाया गया कि कोई चोरी करेगा तो उसको जो पकड़ा जाएगा उसको सज़ा मिलेगी। अब एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? जो चोर है उनको पकड़ेगी और उनको भाई जेल ले जाएगी। जुडिशरी क्या करेगी? उनको सजा सुनाने का काम करेगी, यानी उस लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करेगी कि भाई आपने चोरी की, इतने दिन की या इतने जो है महीनों की आपको जेल की सजा और इतना जुर्माना जो भी है, तो वो इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी करेगी। तो इस तरीके से हमारे तीनों ऑर्गन्स होते हैं। अब इन तीनों ऑर्गन्स की आप बात करोगे, आपको लगेगा कि क्या ये तीनों रिलेटेड होते हैं? देखो जुड़े भी होते हैं, लेकिन इन तीनों को पावर भी सेपरेट दे रखी है। क्यों दे रखी है? ताकि कोई भी एक ऑर्गन अपने जो है पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल ना कर सके, है ना, या दूसरे ऑर्गन को डोमिनेट ना कर सके। सब कोई अपने काम को बैलेंस के साथ अच्छे से, सही तरीके से, ईमानदारी के साथ कर सके। तो इसीलिए क्या दिया है? सेपरेशन ऑफ पावर। किसने दिया है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी काम, जैसे लेजिस्लेचर अपना काम ढंग से नहीं कर रही है ना, या एग्जीक्यूटिव अपना काम ढंग से नहीं कर रही, तो जुडिशरी उसके लिए बोल सकती है, आवाज उठा सकती है ना। अगर लेजिस्लेचर ने कोई जो है बिल पास करा जो लग रहा है सही नहीं है ना, जनता को पसंद नहीं आ रहा, तो जुडिशरी के पास इतनी पावर होती है कि वो क्या कर सकती है? उस बिल को कैंसिल, खारिज करवा सकती है, या चेंज करने के लिए बोलेगी कि इसमें थोड़ी बहुत चेंज करो। पावर है तभी तो ऐसा कर रही है, अगर पावर ही नहीं होती तो
एग्जीक्यूटिव में हमारी गवर्नमेंट आ जाती, कार्यपालिका। अगर हमारी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, कुछ भी नेता कोई कुछ कर रहे होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा नहीं कि जुडिशरी सोचेगी कि अरे यार ये तो गवर्नमेंट है, सरकार के लोग हैं, हम क्या करें। नहीं, जुडिशरी क्या कर सकती है, बिल्कुल इन पे केस कर, अगर इनका कुछ गुनाह है, इन्होंने कुछ क्राइम किया है या इन्होंने अपनी अथॉरिटी का कुछ भी गलत इस्तेमाल किया है, तो जुडिशरी क्या करेगी, इसके खिलाफ काम करेगी भाई। तो ये क्या कर रखा है, पावर को सेपरेट कर रखा है कि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, ठीक है। जुडिशरी की बात करें तो रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ये हमारे कोर्ट का सिस्टम होता है। जुडिशरी में हमारे कोर्ट सिस्टम आते हैं, ये आपका 4th चैप्टर है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें हमारे आते हैं लोअर लेवल के कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है, एग्जीक्यूटिव काम करती है, रिफर्स टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। इनका काम क्या होता है, कानून को एग्जीक्यूट करना, लागू करना, है ना, इंप्लीमेंट करना। जो भी कानून है उन्हें इंप्लीमेंट करेंगी और क्या करेंगी, गवर्नमेंट चलाएंगी, है ना, गवर्नमेंट चलती है। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या आती है, हमारी कार्यपालिका, ठीक है, जो काम करती है। लेजिस्लेचर का काम होता है, ये होते हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। जैसे हमारे क्या करेंगे, नेता लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, और उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। क्लियर आया समझ में। तो इसीलिए इन तीनों की पावर को भी सेपरेट करके रखा है कि कोई भी एक किसी एक पर डोमिनेट ना करे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। अगर कोई भी एक अपनी पावर का मिसयूज करता है तो दूसरा उसके लिए बोल सकता है ना, उसके अगेंस्ट उस पर नजर रख सकता है बेसिकली, फिर वो ये कार्रवाई होगी। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये किसने दिया हमें सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। क्लियर, चलो अब बात करें फेडरलिज्म की, है ना। अब आप बोलोगे मैम ये तो समझ लिया सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म समझाओ। बिल्कुल, फेडरलिज्म जैसे कि मैंने बोला मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। हमारा जैसे कंट्री, हमारी कंट्री में क्या है, 3 लेवल की गवर्नमेंट है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट के क्या है, हमारे गवर्नमेंट के क्या होते हैं, 3 लेवल होते हैं, ठीक है। क्या क्या हो गए, कौन से लेवल हो गए, देखो। पहले यहीं से ऐसे बना लेते, फर्स्ट हो जाएगा हमारा लोकल लेवल, ये यहां पे बना लो, लोअर लेवल या लोकल लेवल भी बोल सकते हैं। ये होती है हमारी लोकल लेवल, सबसे 3rd नंबर पे होती है। उसके ऊपर होती है हमारी स्टेट लेवल, उसके ऊपर हो जाती है हमारी स्टेट लेवल, और सबसे टॉप पे हमारी होती है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। ये किसके अंदर आ रहा है, हमारा फेडरलिज्म के अंदर। फेडरलिज्म क्या होती है, जब मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है कंट्री में, उसे फेडरलिज्म बोलते हैं। तो ये क्या हुई, हमारी गवर्नमेंट की 3 लेवल हो गई, ठीक है, 3 अलग अलग लेवल हो गए। अब आप जैसे लेवल देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है लोकल लेवल, यहाँ पे लिखा है स्टेट लेवल। तो लोकल लेवल क्या काम करती है, लोकल लेवल पे काम करती है। इसके अंदर भी 2 आ जाते हैं, इसके अंदर भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं। क्या क्या आ जाएंगे, देखो, यहाँ पे आ जाता है हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पे आ जाता है हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पे आ जाता है हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे आता है हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लोकल लेवल भी 2 टाइप से मैंने बताया आपको, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के 3 लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। क्यों दे रखा है ये 3 लेवल, क्यों दे रखे हैं, क्या एक गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है, एक गवर्नमेंट से काम नहीं चल रहा है, क्या नेशनल गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पा रही। तो देखो, अगर नाम दिया है नेशनल गवर्नमेंट, तो वो क्या करती है, नेशनल अफेयर्स से डील करती है ना, जो क्या करती है, नेशनल मैटर्स से डील्स विद नेशनल मैटर्स या नेशंस रिलेटेड मैटर।
जो क्या करती है नेशनल लेवल पे है, तो नेशन से, देश से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े फैसले होते हैं, अफेयर्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनसे डील करेगी। जैसे जीडीपी हो गया, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सारी चीज़ों से डील करेगी। इवन इंटरनेशनल मैटर्स, जैसे अदर कंट्री से रिलेशनशिप बनाना हो या सारे स्टेट्स में जो है एक कोऑर्डिनेशन बिठाना हो, तो वो सारी जिम्मेदारी नेशनल लेवल पे रहती है। स्टेट लेवल नाम से ही समझ में आ रहा है, जो स्टेट मैटर्स से डील करती है। जैसे हम बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, है ना, तो ये क्या है, अलग अलग नाम, स्टेट के नाम की सरकार है, मतलब ये स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है। स्टेट बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, स्टेट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, तो ये सारी चीजों से कौन डील करता है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, मतलब ये अपने अपने स्टेट की चीजों को हैंडल करती है। उसके बाद आ जाती है हमारी लोकल लेवल की गवर्नमेंट, जो क्या करती है, लोकल लेवल के या लोकल लोअर लेवल के जो है मैटर से डील करती, लोकल, जैसे गांव से, टाउन से रिलेटेड, सिटीज से रिलेटेड। अब इसमें भी दो हो जाते हैं हमारे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या मिल जाता है, जैसे हमारा पंचायती राज सिस्टम, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें मिल जाता है पंचायती राज सिस्टम। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा क्या मिलता है हमें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। इसमें क्या मिलता है हमें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर हुआ, आ रहा है समझ में। अब आपको कुछ चीज थोड़ी सी समझ में आ रही है कि क्यों है अलग अलग लेवल की सरकार। देखो, अगर नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है तो कहां तक छोटे छोटे गांव या छोटी छोटी सिटीज के मैटर को रिजॉल्व करेगी। वो क्या चाहेगी कि भैया एक काम करते हैं कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट दे देते हैं जो लोकली पीपल्स की, जनता की प्रॉब्लम से डील करेगी। स्टेट के मैटर्स, अब ऐसे हमारे इतने सारे स्टेट्स हैं, एक दो होते तो चलो बात अलग थी, इतने सारे स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट 28 हम बोल रहे हैं, तो क्या इतने सारे स्टेट के मैटर्स को एक गवर्नमेंट डील कर पाएगी। इसीलिए सारे स्टेट की अपनी अपनी सरकार है कि भैया तुम अपने अपने स्टेट का काम देख लो। जैसे मम्मी क्या करती है कि तुम अपने रूम को साफ करो, तुम अपने रूम को साफ करो। अगर एक को दे देंगे कि सारे जितने 5-6 लोग हैं वो उनके रूम को सब एक ही इंसान साफ कर रहा है, तो कितना थक जाएगा, क्या वो ढंग से मैनेज कर पाएगा चीजों को, नहीं। तो क्या कर देंगे कि भाई आपका रूम है आप संभालो, आपका रूम है आप संभालो, आपका रूम है आप संभालो। तो वो लोग अपने रूम का काम बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, साफ सफाई हो जाएगी, आराम से उसको साफ कर देंगे, है ना, बिल्कुल सजा देंगे, डेकोरेट कर देंगे, साफ सफाई रखेंगे उसकी। क्लियर हुआ। तो इसीलिए क्या कर रखा है, फेडरलिज्म है, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है, ताकि काम स्मूथली चले और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि हमारी जो कंट्री है डाइवर्स है और अच्छी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इतनी सारी जनता की नीड्स को फुलफिल करना सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट से पॉसिबल नहीं है। इसलिए अलग अलग लेवल की हमें गवर्नमेंट दी हुई है। क्लियर हुआ। तो फेडरलिज्म के अंदर आता है। तो रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन दी कंट्री। उसके बाद क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees universal adult suffrage for all। universal adult suffrage से आप क्या समझते हो, जिसे हम universal adult franchise, that means क्या मिलता है हमें, right to vote, मतलब वोटिंग राइट्स, इसको वोटिंग राइट्स भी कह सकते हैं। कौन देगा वोट, एडल्ट्स, जो लोग वयस्क हो चुके होंगे, एडल्ट 18 और 18+। जो 18 या 18 साल से ज्यादा की उम्र का होता है वो क्या कर सकता है, वो वोट दे सकता है। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये क्या हो जाता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब हमें क्या मौका देती है कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई आपको जो भी कैंडिडेट प्रेफरेबल लगता है, जो भी कैंडिडेट आपको लगता है कि भाई सूटेबल है, आपकी डिमांड्स को, आपकी नीड्स को फुलफिल कर पाएगा, तो आप क्या करो, उसको वोट दे सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये किसने दी फैसिलिटी हमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने। क्लियर हुआ। सेक्युलरिज्म, अ स्टेट दैट डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब एक स्टेट, कोई भी स्टेट है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, कि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश स्टेट है, जस्ट रेफरेंस के तौर पे, वहां पे हिंदूज ज्यादा है, तो वो ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म को प्रमोट करेगा, हिंदू धर्म को प्रमोट करेगा, नहीं कर सकता। वो खुद को रिलीजियस मैटर से अलग रखेगा, है ना, सारे धर्म उसके लिए एक बराबर है, ना वो किसी रिलीजन को डोमिनेट, मतलब इंकरेज करेगा, ना किसी रिलीजन को डिस्करेज करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अवॉइड करेगा, भाई उनको कम थोड़ा सा इंफीरियर समझेगा, नहीं, उसको कोई मतलब नहीं रिलीजियस मैटर से, वो रिलीजियस मैटर से दूर रहेगा। हाँ, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ना वायलेट हो तब तक। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। तो ये सारे क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। क्लियर हुआ।
आ गया समझ में? फेडरलिज्म, जब हमारे पास अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है, क्यों दी जाती है? ताकि गवर्नमेंट अपना काम आराम से संभाल पाए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, है ना, कंफ्यूजन ना हो, केओस ना हो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट हमें क्या देती है? राइट टू वोट का अधिकार, यानी वोटिंग राइट्स का अधिकार देती है। आप क्या रहते हो? अडल्ट मेंबर हो जाते हो, जब 18 और 18 प्लस हो जाते हो, आप क्या कर सकते हो? वोट दे सकते हो, ठीक है। सेक्युलरिज्म की हम बात करें तो ये क्या होता है? जब एक स्टेट किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, है ना, कोई भी स्टेट किसी भी एक रिलीजन को, या कोई भी कंट्री किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? सेक्युलर कंट्री। जैसे हमारी कंट्री सेक्युलर है। क्या कभी देखा है कि सिर्फ हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, या मुस्लिम रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है, या बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा रहा है? नहीं, सारे धर्म एक बराबर है, और सारे धर्म के लोग अपने अपने जो धर्म को आराम से जो है सेलिब्रेट करते हैं, जो चाहे वो उसको कर सकते हैं, जैसा समझना चाहे, जैसा जो उसके लिए काम करना चाहे वो कर सकते हैं। जिसको नमाज पढ़े, जिसको पूजा करनी पूजा करे, जिसको प्रेयर करनी वो प्रेयर करे, है ना। कोई ये नहीं बोल रहा कि नहीं तुम्हें नमाज ही पढ़नी है, या कोई ये नहीं कह रहा है नहीं तुम्हें तो भजन कीर्तन ही करने। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे समझ में? चलो अब क्या हो जाएंगे हमारे बाकी फीचर्स हमने पढ़ लिए। लास्ट बट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है हमारा? फंडामेंटल राइट्स। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? हमारे बेसिक मौलिक अधिकार जो हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रोटेक्ट। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हार्म से प्रोटेक्ट करते हैं, कि कोई हमें हार्म ना पहुंचाए। हार्म हमें कौन पहुंचा सकता है? एनी इंडिविजुअल और स्टेट। कोई भी इंडिविजुअल या स्टेट हमें क्या पहुंचा सकता है? हमें हार्म पहुंचा सकता है ना। तो हमारे जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब हम ऐसा नहीं कह रहे कि सिर्फ लोग ही हमें जो है हमारे अधिकारों को तोड़ें, वॉयलेट करें, तो सिर्फ यही है, इन्हीं से ही बचाना है। नहीं, कई बार क्या होता है सरकार कुछ ऐसा कर देती है, स्टेट कुछ ऐसा कर देता है, तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करने का काम हमें किसके थ्रू मिलता है? कौन प्रोटेक्ट करता है? ये फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है। ये फंडामेंटल राइट्स दिए किसने? हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, ठीक है। अब कौन से देख लेते फटाफट से। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो अभी मैंने सब बताई आपको, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं राइट टू फ्रीडम। इसमें क्या क्या आ जाएगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, फ्रीडम टू एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आ सकता है। और क्या आएगा? फ्रीडम टू गो एंड लिव एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये किसके अंदर आ जाता है? हमारा राइट टू फ्रीडम। नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्रीडम मतलब आज़ादी, है ना। आपको बोलने की आज़ादी है, आपको खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। जो भी आपके ओपिनियंस हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, वो आप क्या कर सकते हो? बोल सकते हो, कन्वे कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या आज़ादी है? आप कहीं भी अपने भारत देश में कहीं भी आ जा सकते हो, इवन वर्ल्ड में तो आप कहीं भी आ जा सकते हो, भारत में, इंडिया में कहीं भी रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है तमिलनाडु के हो और आपको जाना है कश्मीर, वहाँ रहना चाहते हो, या आप चलिए मध्य प्रदेश रहना चाहते हो, तो मध्य प्रदेश की सरकार आपको रोक नहीं सकती। अगर आपके पास आपको रोका जाता है कि नहीं आप तो साउथ इंडिया के हैं, आप हमारे सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में क्यों आ रहे हैं रहने के लिए, तो आपके पास राइट टू फ्रीडम है। अगर आपको रोका जाता है, टोका जाता है, या आपको बोलने से मना किया जाता है, आपको खुद जो आपकी बात रख रहे हो एक्सप्रेस करने से रोका जाता है, तो आपका यानी राइट टू फ्रीडम वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो राइट टू फ्रीडम यानी बोलने की आज़ादी, खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी। कहीं भी आ जा सकते हो, कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब कर सकते हो। आप बिजनेस करते थे, उसके बाद आपको बैंक में काम करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना। आपको एक्टिंग करनी है, उसके बाद आप एक्टिंग कर सकते हो, उसके बाद आपको फिर बिजनेस करना है, आप कर सकते हो। कोई नहीं रोकेगा कि आप डॉक्टर से सीए क्यों बन गए, सीए से लॉयर क्यों बन गए, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। आपको पूरा फ्रीडम है। कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट के इंसान को ये नहीं बोलेगा कि नहीं तुम
मेरे यहाँ के आप दूसरे स्टेट के मेरी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, या मेरे स्टेट में नहीं रह सकते, नहीं कोई रोक सकता, ठीक है, क्योंकि आपके पास राइट टू फ्रीडम है। तो ये क्लियर हुआ, आया समझ में, आजादी का अधिकार। फिर क्या हो जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी आपको क्या है, रिलीजियस फ्रीडम है, यानी आपको क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी आपके पास क्या है, रिलीजियस फ्रीडम है ना, धार्मिक आज़ादी है आपके पास। धर्म के मामले में आप क्या आज़ाद हो, आप जिस भी तरीके से अपने धर्म को सेलिब्रेट करो, जहाँ सेलिब्रेट करो, प्रोपोगेट करो, प्रीच करो, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता। जिस भी तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, कैसे भी करो, नमाज पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ो, कोई भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं कि नहीं नहीं भाई तुम ऐसे करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मंदिर क्यों जा रहे हो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, नहीं। आपके पास क्या है, धार्मिक आज़ादी है। अगर कोई भी आपको धर्म कर्म की चीज़ें करने से रोकता है, आपके धर्म को फॉलो करने से रोकता है ना, या आपके धर्मों के लिए काम करने से रोकता है, तो आपके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अगर कोई आपको ये सब रोक टोकता है, यानी आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वॉयलेट हो रहा है, ठीक है, ये इजी समझ में आ गया। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन यानी प्रताड़ना, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब प्रताड़ना। अगर आपको कोई किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाता है या गलत काम करवाता है, जैसे इसमें चाइल्ड लेबर आ जाते हैं, है ना, चाइल्ड लेबर आ जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाता है ना, जो इंसानों की तस्करी की जाती, मानव तस्करी की जाती, बच्चों को बेच दिया जाता है, औरतों को बेच दिया जाता है स्पेशली, है ना, या चाइल्ड लेबर, या जो है बॉन्डेज लेबर, बंधुआ मजदूरी की रही जाती है, कि फोर्सफुली आपसे काम कराया जा रहा है ना, ये 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराया जा रहा है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, इंसानों को बेचा जा रहा है, तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, हमारा राइट टू फ्रीडम, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ, यानी आपका ये वाला जो राइट है वो खनन हो रहा है, क्यों आपको क्या करा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इसका सिंपल सीधा मतलब है, यानी एक समानता का अधिकार, है ना, कानून की नजरों में, कानून के सामने हर कोई क्या है, हर कोई एक बराबर है, यानी हमारे पास क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, कि कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, कास्ट, रिलीजन, रीजन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, हर कोई क्या है, एक बराबर है, दैट मीन्स क्या है, इक्वालिटी है ना, दैट मीन्स क्या हो जाएगी, इक्वालिटी हो जाएगी। आया समझ में, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मानिए फॉर एग्जांपल कोई आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करता है, अरे तुम तो जो है दिखने में ऐसे हो, या तुम तो गांव के हो, हम तो बड़े बड़े सिटीज़ से हैं, या तुम दूसरे रिलीजन के हो, अगर किसी भी प्रकार से आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी आपका राइट टू इक्वालिटी को क्या करा जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है। क्लियर। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि स्पेशली ये रहता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, है ना, रिलीजियस बेसिस पे, स्पेशली वो भी माइनॉरिटी के लिए, है ना, जो कम नंबरिंग में रहते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने धर्म को प्रीच कर सकते हैं, है ना, अपने धर्म को जो है डेवलप करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए वो जो है इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कोई भी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कुछ भी ऐसा हो गया, या पारसी यूनिवर्सिटी, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, वो खोल सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, है ना, प्रिजर्व कर सकते हैं अपने रिलीजन को, रिलीजियस चीज़ों को, उनके पास पूरा पूरा अधिकार है ना। अगर कोई बोलेगा कि नहीं नहीं आप जो है तमिल लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट क्यों खोल रहे हो, या बांग्ला इंस्टीट्यूट क्यों खोल रहे हो, नहीं, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप बिल्कुल जो है इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो, कॉलेज ओपन कर सकते हो, स्कूल ओपन कर सकते हो, है ना। तो आपके पास क्या है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है। अगर आपको कोई रोक टोक रहा है तो आप क्या, यानी ये वाला राइट जो है वॉयलेट हो रहा है। फिर आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या होता है, ये हमारे जो सारे ही राइट्स है, अगर कोई भी राइट्स हमारे वॉयलेट होते हैं, है ना, स्टेट के थ्रू कोई भी राइट्स हमारे वॉयलेट होते हैं, कि हमसे फ्रीडम छीना जा रहा है, या हमें इक्वालिटी नहीं दी जा रही, या हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, या हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या कल्चरल एजुकेशन राइट्स हमसे छीना जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, है ना। कोर्ट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, न्याय प्रोवाइड करेगा। तो ये किसके अंदर आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर इनमें से कोई भी आपका अधिकार का खनन होता है, उसको वॉयलेट करते हैं, कोई भी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। कौन देगा, कोर्ट देगा आपको न्याय। तो ये किस में आ जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार है, कहीं भी आ जा सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, धार्मिक स्वतंत्रता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना,
एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपके पास राइट है। फिर राइट टू इक्वालिटी, एक समानता का आपके पास अधिकार है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं आपके पास, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर, यानी कोई भी इनमें से राइट आपके खनन होते हैं तो आपको क्या मिलता है, कोर्ट न्याय प्रोवाइड करता है, आप अपील कर सकते हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं लिया, शायद मैंने आपको बोला ही नहीं स्क्रीनशॉट का, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये की फीचर्स हो गए। फिर उसके बाद हमारी सेपरेशन ऑफ पावर, उसके बाद हो जाएगा हमारा फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म। फिर हमारे क्या हो जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे सारे, ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारे चैप्टर फर्स्ट की जो है माइंड मैप एंड होता है। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें थी। हमने गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस काम आता है, क्यों हमें ज़रूरत होती है, और क्या इसके फीचर्स होते हैं, सब कुछ समझा। कुछ भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वैसे अगर आपको और अच्छे समझना है तो ऑलरेडी चैप्टर में बहुत ही इलेबोरेट करके पढ़ा चुकी हूँ। ये तो हमारा सिर्फ माइंड मैप था फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जो हमने फटाफट कंप्लीट किया, ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।